तो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के आज की क्लास को। आज की क्लास हमारी है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत। और पिछली क्लास में मैंने तबकात नासिरी एक किताब के बारे में बताया था जो मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। अब हम मिनहाज उस सिराज के बारे में ही पढ़ेंगे कि मिनहाज उस सिराज कौन थे, इनके जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सामान्य जीवन के बारे में। तो मिनहाज उस सिराज के सामान्य जीवन की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और सामान्य जीवन को हम देखेंगे कि सामान्य रूप से ये कब इनका जन्म कहाँ हुआ था और इस तरीके से कहाँ ये किस प्रकार से भारत पहुँचे। ठीक है, चलिए तो हम बात करें सामान्य जीवन की। तो सबसे पहले इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था, ठीक है, यहाँ की बात करूँ तो इनका जन्म हुआ था मिनहाज उस सिराज का, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1193 AD। 1193 AD में कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में। कहाँ? मध्य एशिया यानी मिडिल एशिया। ठीक है, मध्य एशिया में इनका जन्म हुआ था मिनहाज उस सिराज का। ठीक है, जिन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था तबकात नासिरी। उसके बाद 1227 AD में, 1127 नहीं 1227 AD में जिसमें यह उच्च पहुंचा। तो 1227 AD में उच्च पहुंचा। नासिरुद्दीन ख्वाजा ने उसे नासिरुद्दीन ख्वाजा ने इसे फिरोजी मदरसा के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। फिरोजी मदरसा के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, मदरसा के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। इसको किसने? नासिरुद्दीन ख्वाजा के बारे में मैंने बताया था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन ख्वाजा, ताजुद्दीन यल्दौज, ये तीनों के तीनों गुलाम थे। और ये गुलाम किसके थे? ये गुलाम थे किसके? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। जब मोहम्मद गौरी भारत से बाहर जाता है और अपने जीते हुए क्षेत्र को 3 गुलामों में बांट करके जाता है, कहता है कि देखिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने एक वाक्य कहा था कि देखिए दुनिया में किसी भी पिता के 1-2 अधिकतम 10 बेटे हो सकते हैं, मेरे 12,000 बेटे हैं। क्योंकि इसकी कोई अपनी खुद की संतान नहीं थी, बल्कि ये गुलाम खरीदता था और गुलामों को ही अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। इसका नाम था मोहम्मद गौरी गुलामों को ही बेटे की तरह प्यार करता था। और इन्हीं में से 3 गुलामों को इसने सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान किया। एक का नाम था ताजुद्दीन यल्दौज, एक का नाम था नासिरुद्दीन ख्वाजा और एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को लेकर के। चलिए, इसके बाद वह इल्तुतमिश के साथ आया। ठीक है, 1227 में यह इल्तुतमिश के बाद आया। ठीक है, इसके बाद जब ये 1227 में इसके पास पहुंचा, उसके बाद यहाँ से ये निकल करके सीधा कहाँ पहुंचा? इल्तुतमिश के पास। इसके बाद यह इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के पास पहुंचा। इल्तुतमिश के साथ हो लिया, साथ पहुंचा। ठीक है, मतलब उसके दरबार में पहुंच चुका था वहीं पर, और वहीं पर रह करके इसने अपना समय व्यतीत किया। और इल्तुतमिश के पास जब ये पहुंचा था तो इल्तुतमिश ने इसको ग्वालियर का काजी नियुक्त किया था और इसको एक इमाम का पद दिया। इमाम बहुत बड़ा पद होता था उस समय। आप इमाम के बारे में जाने तो जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसे इंडियन मूवी, उसमें इमाम होता है। तो इमाम क्या होता है कि मुस्लिमों के एक सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं।
तो इन्हीं में इनको एक इमाम की नौकरी दी और इनको दिल्ली का ग्वालियर का काजी नियुक्त किया। काजी मतलब इनको एक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में रखा था वहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। रजिया सुल्तान के समय जब इल्तुतमिश के बाद जब रजिया सुल्तान मुस्लिम शासिका बनी, पहली मुस्लिम शासिका बनी दिल्ली सल्तनत की, तो मुस्लिम शासिका के साथ साथ, ठीक है, जब ये पहली मुस्लिम शासिका बनी दिल्ली सल्तनत की, जब रजिया सुल्तान मुस्लिम शासिका बनी, तो उस समय रजिया सुल्तान के साथ दिल्ली गया और ठीक है, नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया इसे, ठीक है। इसे रजिया सुल्तान ने रजिया सुल्ताना ने, ठीक है, नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया, ठीक है। मतलब मुख्य टीचर, मुख्य शिक्षक इसके रूप में इसको नियुक्त कर दिया था नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य रजिया सुल्तान ने, ठीक है। इसके बाद जब रजिया सुल्तान का शासनकाल समाप्त हुआ, बहराम शाह शासक बना, तो बहराम शाह के शासनकाल में पूरे राज्य का काजी नियुक्त किया गया था इसे, ठीक है। तो बहराम शाह ने इसे पूरे राज्य का, ठीक है, पूरे गलत लिख गया, पूरे ऐसे हो, पूरे राज्य का काजी नियुक्त किया, ठीक है। तो इसे पूरे राज्य का काजी नियुक्त किया गया था उस समय, ठीक है। किसके शासनकाल में? उस समय शासनकाल था बहराम शाह का, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह शासक बनता है। इसके बाद जब बहराम शाह के शासनकाल की समाप्ति के बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल आया, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में खोई हुई प्रतिष्ठा को इसने वापस फिर से प्राप्त कर लिया। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में इसके द्वारा जो इसकी प्रतिष्ठा पहले से थी, उस प्रतिष्ठा जो इसकी खो चुकी थी, प्रतिष्ठा जो मान सम्मान इसका खो चुका था, क्योंकि धीरे धीरे उतार चढ़ाव चलते गए, क्योंकि रजिया सुल्तान के शासनकाल में इसको प्रधानाचार्य नियुक्त किया, ठीक है। उसके साथ साथ इल्तुतमिश के शासनकाल में ग्वालियर का काजी नियुक्त किया गया। लेकिन जब बहराम शाह अलाउद्दीन मसूद शाह जब शासक बना, तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में इसकी जितनी भी प्रतिष्ठा मान सम्मान कम हुआ था वो इस समय तक हो चुका था, ठीक है। चलिए, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शासक बना, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय यह पुनः प्रतिष्ठा की प्राप्ति की और दरबार का कवि बना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद नासिरुद्दीन महमूद के समय यह दरबार का प्रमुख कवि बना। इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि आजकल क्वेश्चनों का कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्या पूछा जाए, तो आपको एक एक चीज़ें क्लियर करके चलनी है, नोट करके चलनी है, ठीक है, याद रखना। और इतना कोई नहीं पढ़ा रहा होगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, याद रखना इस चीज़ को भी। आज आपको ये क्लास अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन याद रखना एक दिन आपको पता चलेगा कि ये क्लासें कितनी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद उलूग खां, यानी जो बलवन शासक बना उलूग खां, ठीक है, याद रखना उलूग खां उपाधि दी थी इसको, उलूग खां की उपाधि। जब बलवन शासक बना, तो बलवन के शासनकाल के समय में, यानी बलवन के समय में यह काजी उल कजात बना, ठीक है। काजी उल कजात बनी, बहुत प्रमुख अधिकारी, ठीक है, यानी कह सकते हैं मुख्य काजी से भी ऊपर का काजी होता था, इसे काजी उल कजात कहा गया। तो उलूग खां यानी बलवन के समय में, बलवन के समय में
समय में काजी उल कजात बना। काजी उल कजात बना, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद ये देखिए सदर जहाँ की उपाधि दी गई थी, इसको सदर जहाँ की उपाधि से संबोधित किया गया था इसे। तो 1254 एडी में 1254 एडी में यह सदर जहाँ बना, ठीक है, सदर जहाँ, ठीक है, सदर जहाँ बना। तो इस तरीके से इनका पूरा जीवन काल चला था। इसका नाम था मिनहाज उस सिराज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनहाज उस सिराज के बारे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आती भी हैं। चलिए इतना हो गया, आगे बात करें हम नेक्स्ट पुस्तक की। तो देखिए पुस्तकों के लेखकों के बारे में मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में बात करी कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ मैंने बताया था आपसे कि विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्री कोई विदेशी यात्री दूर से नहीं थे, बल्कि यही भारत आ रहे थे और यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को देख करके उनके बारे में लिख रहे थे, उनके बारे में जान करके उनके बारे में पुस्तकों का ग्रंथ का संकलन कर रहे थे और भारत की स्थिति परिस्थितियों का विवरण कर रहे थे, लिख रहे थे उनके बारे में, ठीक है। चलिए अगली पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करें अगली पुस्तक कौन सी है, इसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। मैं यहाँ लिख देता हूँ तारीख ए फिरोज शाही, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं हम, इस पुस्तक के बारे में कि तारीख ए फिरोज शाही ये जो पुस्तक है इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तारीख ए फिरोज शाही, लेखक कौन था, तारीख ए फिरोज शाही, जो अगला आ जाएगा उसमें हम आगे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तारीख ए फिरोज शाही, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समस्या। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात तारीख ए फिरोज शाही। आइए देखते हैं इसके बारे में। तारीख ए फिरोज शाही, इसका उपनाम है फतवाए जहाँदारी, इसे फतवाए जहाँदारी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भाषा, पॉइंट क्या है, भाषा, ठीक है, किसकी जी भाषा क्या थी, पॉइंट नंबर 1 भाषा। तो जब प्रारंभ में ये पुस्तक लिखी गई थी तो इसकी भाषा थी आपके फ़ारसी, ठीक है। ये भाषा कौन सी थी इसकी, फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। इसका नाम था तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। तो भाषा क्या थी, फ़ारसी। लेखक की बात करें तो इसका लेखक कौन था, इसका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। क्या नाम था इसका, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी इसका लेखक था, ठीक है। काल की बात करेंगे, किस काल की यह जानकारी देती है, किस काल के बारे में लिखी हुई थी, ये कहाँ पुस्तक लिखी थी, देखिए 1239 से लेकर के, ठीक है, 1239 से 1359 एडी तक की इस काल इस पुस्तक में जानकारी मिलती है, ठीक है। यानी बलबन से लेकर के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की, कहाँ से, बलबन के काल से लेकर के, बलबन के काल से फिरोज शाह, बलबन से यहाँ लिख देता हूँ, बलबन से लेकर के, बलबन के काल से फिरोज शाह, ठीक है, तुगलक के काल तक की इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है, याद रखना इसको। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, और ये ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला पॉइंट इसमें यह है कि, चलिए पहले लिख देता हूँ
अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था इलियट एवं डाउनसन। इलियट एवं डाउनसन। इलियट एवं डाउनसन ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम था तारीख ए फिरोज शाही। याद रखना भैया, अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी। तो आप समझ जाना कि अंग्रेजी में इसकी पुस्तक का यानी फ़ारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले जो लेखक यानी इतिहासकार थे, उनका नाम था इलियट एवं डाउनसन। इन्होंने ही अधिकतर ज़्यादातर सल्तनत काल की पुस्तकों का फ़ारसी से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। अभी बहुत सारे राइटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। अब इसमें महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऐतिहासिक दृष्टि से। याद रखना, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इसमें जानकारी क्या मिलती है, इस पुस्तक से जानकारी क्या मिलती है? देखिए, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि इसमें जानकारी, एक तो ये है कि भाई जानकारी मिलती है बलबन के काल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के काल की, लेकिन इसके भी काल में क्या ऐसी घटना हुई थी जो इसमें लिखा गया है। तो देखिए, इनसे यानी यहाँ से जो पुस्तक से, इस पुस्तक से जो जानकारी मिलती है, उस पुस्तक से इस पुस्तक से जो जानकारी मिलती है, वो जानकारी ये मिलती है कि भूमिकर प्रबंधन किस प्रकार का था। भूमिकर प्रबंधन, भूमिकर प्रबंधन यानी भूमि का जो प्रबंध था, भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स सिस्टम किस प्रकार का था, इस प्रकार की यहाँ पर जानकारी मिलती है। दूसरा, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, किसकी? अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली, अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण प्रणाली। मोहम्मद तुगलक की मुद्रा व्यवस्था, ठीक है, MBT। यानी अगली जानकारी क्या मिलती है इसमें? मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था प्रणाली, मुद्रा व्यवस्था प्रणाली, ठीक है। और इसमें रेहला यानी इस पुस्तक को इसमें रेहला यानी इब्न बतूता और खजाइनुल, ठीक है। आगे बात करें तो देखिए इसमें कुछ इसके भी अंश भी पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है, याद रखना। चलिए तो आप यहाँ तक देख सकते हैं ये जानकारी आप, तो इस पुस्तक से आपको जानकारी मिली है। और आगे हम बात करेंगे, आज की क्लास को हम यही रोकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, क्लास को करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, आपको पता है कि आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए तापमान के कारण भीषण गर्मी पड़ रही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि टेम्परेचर लगभग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 45 डिग्री प्लस में रह रहा है हर दिन, प्रत्येक दिन ये 45 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, इससे ज़्यादा ही है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय पशु पक्षियों को देखिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पानी, तो आप लोग अपनी छत पर पानी रखें प्लीज़ कृपया करके, जिससे कि पशु पक्षियों को पानी मिलता रहे, पक्षियों को पानी मिलता रहे, पशुओं को तो नहीं, फिर कि छत पर नहीं जा सकते। तो अपनी छत पर आप जल रख दें, पानी भर कर रख दें, जिससे कि उनको पानी मिलता रहे बेचारों को, क्योंकि हमारे अलावा कौन है उनके लिए, बताइए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग, ठीक है, उनके लिए अपनी छत पर पानी रखें, जिससे कि उनकी बेचारों की पानी की जो चाहना है वो थोड़ी सी समाप्त हो जाए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग अपनी छत पर पानी रखें। दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने वाला है 5 जून को, जो हर साल मनाया जाता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक पौधा ज़रूर लगाएं। प्रकृति बचाओ, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सभी लोग वृक्ष लगाना ना भूलें। विश्व पर्यावरण दिवस पर आप लोग सभी वृक्ष लगाएं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। चलिए नमस्कार।